नमस्कार, मैं शेषनाथ पाठक एआई न्यूज़ 24 से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हैं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के वरिष्ठ चिकित्सक सर्जन डॉक्टर मनोज चौरसिया जी। स्वागत है सर आपका। सर, आयुर्वेद के गौरवशाली इतिहास के बारे में आपकी क्या राय है? आयुर्वेद का इतिहास तो बहुत ही पुराना रहा है और जैसा कि वेदों, पुराणों, संहिताओं में बहुत कुछ आयुर्वेद के बारे में वर्णित है। और ये चिकित्सा संबंधित शास्त्र है जिसमें रहन सहन, खान पान, जीवन शैली सब कुछ जिसमें वर्णित है। और साथ ही साथ कई विभिन्न प्रकार की चिकित्साएँ जैसे शल्य चिकित्सा, पंचकर्म, काय चिकित्सा और विभिन्न औषधियों के बारे में जैसे द्रव्य गुण विज्ञान, रसशास्त्र आदि के जो भी कुछ है वो सब कुछ आयुर्वेद में समाहित है। इवन जो इस समय मॉडर्न मेडिकल साइंस में वो सारी चीज़ें भी हमारे आयुर्वेद में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वर्णित हैं। जी सर। सर, बताएं, आने वाले 5 से 10 वर्षों में भारत के हेल्थ केयर सिस्टम में आयुर्वेदिक सर्जनों की भूमिका को आप कहाँ तक देखते हैं? जैसा कि आजकल का लोगों की जीवन शैली है, तो उस संबंध में देखिए तो कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और कई लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, जो जीवन शैली से ही संबंधित हैं, वो या खान पान से संबंधित हैं या स्ट्रेस या मानसिक तनाव से संबंधित है, वो आजकल समाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और आयुर्वेद इन सब बीमारियों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स या एक चिकित्सा का नया आयाम इसमें दे सकता है या दे रहा है। सर, आम जनता के मन में आज की सर्जरी को लेकर एलोपैथिक डॉक्टरों द्वारा भरोसा ज़्यादा रहता है। मरीजों के मन में आयुर्वेदिक सर्जरी का डर निकालने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आयुर्वेदिक सर्जरी का डर नहीं, मुझे लगता है कि अवेयरनेस जो है पब्लिक में सर्जरी के प्रति या आयुर्वेदिक सर्जरी के प्रति थोड़ा कम है। अगर हम मॉडर्न सर्जिकल प्रोसीजर से कंपेयर करें तो, और निश्चित रूप से कुछ व्याधियों में आयुर्वेदिक सर्जरी का कोई विकल्प ही नहीं है। जैसे पाइलोडल साइनस हुआ, फेशियला इननो हुआ जिसको भगंदर भी बोलते हैं, फिशर का ट्रीटमेंट हुआ, हेमराइड यार्स हुआ, पाइल्स हुआ, तो इन सब में कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति ज़्यादा अच्छी है मॉडर्न। हाँ, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ फैसिलिटी या साइंस का जो इनोवेशन है, साइंटिफिक इनोवेशन, वो काफ़ी अच्छा है उसमें। तो अगर हम मॉडर्न मेडिकल टूल्स के साथ हम ये सर्जरीज परफॉर्म करते हैं विथ इनोवेशन, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में आयुर्वेदिक सर्जरी को उतने ही अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। पब्लिक के बीच अवेयरनेस भी हो सकती है। सर, एक आयुष विश्वविद्यालय के रूप में क्या आपके पास आधुनिक मेडिकल कॉलेजों की तरह पर्याप्त कैडर, मानव शव, ब्लड बैंक, आईसीयू और इमरजेंसी बैकअप की सुविधाएं मौजूद हैं? देखिए, हमारे आयुष विश्वविद्यालय में जैसा कि महाराज जी, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है आयुष विश्वविद्यालय, तो उसमें सारी सुविधाएं एक एक करके दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आयुष विश्वविद्यालय में भी सर्जरी लगभग 200 के आसपास हो चुकी है आज के डेट में, आयुर्वेदिक सर्जरी जो है। और पंचकर्म ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से वहाँ पे किया जा रहा है। उसमें 28 कुटिया का भी व्यवस्था है जिसमें पेशेंट भर्ती होकर पंचकर्म चिकित्सा ले सकता है। साथ ही साथ इमरजेंसी ट्रीटमेंट और मॉर्चरी मतलब पोस्टमार्टम हाउस भी वहाँ पे है। तो बाकी आने वाले समय में वो डे बाय डे बाकी चीज़ें भी जुड़ती चली जाएंगी। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं या सर्जिकल प्रक्रियाएं जैसे फिस्टुला, भकंदर के लिए क्षारसूत्र चिकित्सा, जिनमें एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेद चिकित्सा शल्य को ज़्यादा प्रभावी माना जाता है? क्षारसूत्र चिकित्सा आयुर्वेद की एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है जो स्पेशली फिस्टुला या भगंदर के केस में इनकॉर्पोरेट की जाती है। और भगंदर एक ऐसी व्याधि है जो मॉडर्न सर्जन द्वारा कई बार इलाज या ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो बार बार होता रहता है। वो पेशेंट को अननेसेसरीली इकोनॉमिकल बर्डन और मेंटल कहीं ना कहीं उसको ट्रॉमा पहुंचाता है।
लेकिन छारसूत चिकित्सा पद्धति में ये है कि एक बार अगर छारसूत से ट्रीट कर दिया जाता है तो दोबारा उसके होने के नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। सर ये बताइए, आज तक का चुनौतीपूर्ण सर्जिकल केस कौन सा है, उसके विषय में ज़रा बताइए विस्तार से। मैंने अब तक की अपनी 10 से 12 साल की जो सर्जिकल एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो उसमें कई पेशेंट्स ऐसे मिले हैं मुझे जो इस फिस्टुला जैसी प्रॉब्लम से परेशान होकर उनमें कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसी तक डेवलप होते हुए मैंने देखा है। और जब पेशेंट हम लोग के पास आते हैं तो ये बताते हैं, मैंने इतने बड़े बड़े सर्जन या इतने बड़े बड़े नाम सुन के मैंने कई शहरों में जाके इलाज कराया, लेकिन उसका मुझे बहुत बेनिफिट नहीं मिला। और 4-6 महीने में ठीक रहता हूँ, मुझे 1-1.5 महीने 2 महीने एंटीबायोटिक लगातार दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही मैं कहीं अगर वो घर पे है तो घर का काम करता है या फिर बाहर जाता है तो बाहर का काम वो जैसे ही ज्वाइन करता है उसको फिर से ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ऐसे मुझे कम से कम 10 से 15 पेशेंट मिले हैं जिनके अंदर मैंने सुसाइडल टेंडेंसी तक देखी है कि बीमारी से ट्रीटमेंट की वजह से उसका जो फाइनेंशियल लॉस होता है, इकोनॉमिकल बर्डन उसको होती है, मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होती है, या फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उससे कम होने लगता है। लॉन्ग ट्रीटमेंट ड्यूरेशन या ये कहिए कि ना ठीक हो पाने की वजह से, तो उसको हम लोग ट्रीट किए हैं और काफ़ी अच्छे से वो पेशेंट आज अपनी लाइफ और अपना जॉब एंजॉय कर रहे हैं। आखिर में हमारे श्रोतागण को ये बताइए कि हमारी जीवन शैली किस तरह से अच्छे एवं संयमित खान पान से बेहतर हो सकती है। जो आयुर्वेद में वर्णित दिनचर्या ऋतुचर्या ये सब बताई गई है, तो इसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने खान पान में जो है फाइबर डाइट जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें, और जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसको कम से कम या अवॉइड ही करना चाहिए। जो सीडेंट्री लाइफ है, मतलब एक जगह बैठ के जितना ज़्यादा काम करते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। फिजिकल एक्सरसाइज इसमें बहुत ज़रूरी है, और पानी की पर्याप्त मात्रा दिन भर मिले, फलों का सेवन और सलाद का सेवन करें। सर ये बताइए कि ये आयुष विश्वविद्यालय जो खुला है गोरखपुर में, क्या यहाँ पे संपूर्ण व्यवस्था है, और उत्तर प्रदेश के जो भी विश्वविद्यालय हैं इसमें जो भी खुले हुए हैं कम या ज़्यादा उसके अनुपात में क्या स्थिति यहाँ की है? नहीं, व्यवस्थाएं देखिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और आज के समय में भी लगभग 800 से 1000 पेशेंट यहाँ पर डेली उपचार के लिए आ रहे हैं और सेटिस्फाइड होकर अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करके जा रहे हैं। तो अभी ये नवनिर्मित विश्वविद्यालय है जिसमें दिन ब दिन चीज़ें जुड़ रही हैं। तो जैसे जैसे सुविधाएं या मैन पावर बढ़ेगा और आगे की भी सुविधाएं इसमें बढ़ती चली जाएंगी। चलिए बताइए, पंचकर्म का बहुत नाम सुना गया है आयुष चिकित्सा में, इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन में बताइए सर। पंचकर्म विभिन्न व्याधियों में जैसे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे बहुत लंबे समय से जिसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस का टिश्यू की प्रॉब्लम है, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो विभिन्न मेडिकेटेड ऑयल जो औषधीय तेल या फिर औषधीय दवाएं होती हैं, क्वाथ होता है उन सब से, या कल्प होता है उन सब से स्नेहन और स्वेदन मतलब सिकाई करके उसके इन सब दवाओं पे सिकाई करके उस पर इलाज किया जाता है। सर ये बताइए, ये गोरखपुर ज़िला जो है महाराजगंज के बगल में नेपाल है और हमारे बगल में बिहार भी है, क्या यहाँ से भी पेशेंट आ रहे हैं, जानकारी है उनको? फ्रिक्वेंटली पेशेंट आ रहे हैं, बिहार से भी आते हैं और नेपाल से भी कई पेशेंट आए हैं, बहुत दूर दूर से। और जो पेशेंट लखनऊ या फिर दिल्ली ट्रीटमेंट के लिए जाते थे या मुंबई तक जाते थे, वो अब इस समय यहाँ, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में भी जो पेशेंट जाते थे वो काफ़ी हद तक अब पेशेंट यहाँ पे आना प्रारंभ हो चुका। सर आखिर में बताइए, आपको आयुष में ही जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने आयुष को चुना, एलोपैथी को क्यों नहीं चुना सर? आप जरा बताएं इसके बारे में। चिकित्सा सेवा, मानव सेवा, और जो हम लोग पैथी है आयुर्वेद, जो आयुर्वेद अपने आप में इतना सुदृढ़ है कि हर बीमारियों का इलाज संभव है, और इसलिए बिना जो चिकित्सकीय दुष्प्रभाव जो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है वो इसमें आयुर्वेद की अगर प्रॉपर डोज में ली जाए तो ऐसी कोई बात इसमें नहीं है, सिवाय